अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सैलिनिटी स्ट्रेस के हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो मेजर इफ़ेक्ट है वो है एक्सेस सोडियम एंड क्लोराइड आयन टॉक्सिसिटी टू सेल्स। ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं डैमेज टू सेल ऑर्गेनेलिज एंड अदर मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है डिक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ, यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल ड्राउट टू द प्लांट। फिजियोलॉजिकल ड्राउट क्या होता है, ये हमें पता है कि फिजियोलॉजी क्या होती है, इंटरनल फंक्शंस। ठीक है, इंटरनल फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। तो ऑब्वियसली जो इंटरनल फंक्शंस का ड्राउट होगा, मतलब इंटरनल फंक्शन ड्राउट क्या होता है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। और फिजियोलॉजी क्या है, इंटरनल फंक्शन। मतलब इंटरनल फंक्शंस में डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल ड्राउट। और फिजियोलॉजिकल ड्राउट कब आता है, हम सैलिनिटी स्ट्रेस में यही बात करते हैं कि पानी जब बाहर अवेलेबल होता है, पानी बाहर प्रेजेंट है प्लांट के पास, लेकिन वो अंदर अवेलेबल नहीं है, वो अंदर एंटर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वो क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल ड्राउट हुआ। मतलब वैसे तो ड्राउट नहीं है, वैसे तो उसके पास एक्सेस अमाउंट में पानी है, लेकिन जो अंदर फिजियोलॉजी है उसमें क्या है, ड्राउट प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल ड्राउट टू द प्लांट। रिजल्ट इन रिडक्शन इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द प्लांट। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं, इसका कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्सेस अपटेक ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बाय प्लांट्स। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट डिस्पैरिटी इन प्लांट्स आ जाएगा। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इम्बैलेंस, कि न्यूट्रिएंट की इम्बैलेंस है, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ। क्लियर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम पहले पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक इफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक इफेक्ट, आयन टॉक्सिसिटी, आयन इम्बैलेंस और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ये आपके सामने जो है, ये डायग्राम में आपको फोटोसिंथेसिस नज़र आ रही है कि जो बेसिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो इस तरह से होता है। सन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर, फोटोसिंथेसिस होती है, शुगर और ऑक्सीजन बन जाता है। फोटोसिंथेटिक इफेक्ट में हम पहले क्या पढ़ते हैं, द रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑफ ग्लाइकोफाइट्स टिपिकली डिक्लाइंस विद द सॉल्ट स्ट्रेस। कि जो CO2 फिक्सेशन है, CO2 फिक्सेशन एक्चुअली क्या होती है, ग्लूकोज का बनना। ठीक है, ग्लूकोज का बनना, ये जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं, कैल्विन साइकिल, C4 साइकिल, C3 साइकिल, इन सब में क्या होती है, कार्बन फिक्सेशन होती है। कार्बन फिक्सेशन कैसे है, ये देखें ना इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फिक्स हो रही है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कार्बन फिक्सेशन। क्लियर। क्यों कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फिक्स हो रही है किसके, किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन। तो रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑफ ग्लाइकोफाइट्स, ग्लाइकोफाइट्स हम बोलते हैं जो सॉल्ट टॉलरेटिंग प्लांट्स होते हैं, या जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर ग्लूकोज बनता है, उसमें हम ग्लाइकोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोफाइट जो प्लांट है टिपिकली डिक्लाइंस विद सॉल्ट स्ट्रेस, मतलब कि अगर उनके अंदर सॉल्ट स्ट्रेस आ जाती है तो उनके अंदर CO2 फिक्सेशन की रेशियो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोटोलिसिस एंड कार्बन फिक्सेशन। फोटोसिंथेसिस आपको प्रोसेस का पता है, फोटोलिसिस क्या होता है, कि जैसे लाइट फॉल करती है और पानी क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फोटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। फोटो का मतलब लाइट, कि फोटो लाइट की प्रेजेंट में लाइसिस होना, ब्रेक डाउन होना, उसे हम क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। और फोटोलिसिस किस चीज़ का होता है, एक्चुअली पानी का। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है, फोटोलिसिस से। ठीक है, और आपको पता है फोटोलिसिस है, तो फोटोलिसिस के लिए किसका होना ज़रूरी है, पानी का। और जब पानी अवेलेबल नहीं है, फिजियोलॉजिकल ड्राउट है, तो फोटोलिसिस कैसे होगी, फोटोलिसिस नहीं होगी तो कार्बन फिक्सेशन नहीं होगी। ये देखिए, इसमें भी आपको बताया हुआ रिएक्शन, ये इसलिए आपको क्लियर किया हुआ कि कैल्विन साइकिल जो होता है, ठीक है, कैल्विन साइकिल जिसके अंदर कार्बन फिक्सेशन होती है, ये वो प्रोसेस है जो रिड्यूस हो जाता है किसकी वजह से, फिजियोलॉजिकल ड्राउट की वजह से, जो किसकी वजह से आता है, सैलिनिटी स्ट्रेस की वजह से। उसके बाद ये C4 फोटोसिंथेसिस है, यहाँ भी देखिए कार्बन यूज़ हो रहा है, जहाँ जहाँ CO2 हम कह रहे हैं कि इसकी फिक्सेशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर ये कैम फोटोसिंथेसिस है,
इसके अंदर भी क्या होगा, जो रिएक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन नहीं हो रही। कार्बन फिक्सेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। क्लियर। ये तीनों डायग्राम्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के एक्चुअली प्रोसेसेस होते हैं जो कि रिड्यूस हो जाते हैं, जो कि ख़त्म हो जाते हैं, जो कि प्रोसीड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर कार्बन फिक्सेशन। ये बेसिक प्रोसेस किस चीज़ के हैं, कार्बन फिक्सेशन के ना। कार्बन को फिक्स करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में, जो बाद में टूट के हमें एनर्जी देती है। तो ये कार्बन फिक्स ही नहीं होती। हमने सबसे पहले बात ये पढ़ी है इस स्टेटमेंट में, the rate of CO2 fixation of glycophosphates typically declines with the salt stress, कि जैसे salt stress आती है वो टिपिकली क्या कर जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं। ठीक है, बेशक वो ये वाली स्टेज हो, फोटोलाइसिस की स्टेज हो, यहाँ पे भी जो है डिक्लाइन आ सकता है या ख़त्म हो सकता है प्रोसेस। बेशक वो कैल्विन साइकिल हो, या उसके बाद हमारे पास C3 या C4 फोटोसिंथेसिस हो, या हमारे पास कैम्प फोटोसिंथेसिस हो। कोई भी फोटोसिंथेसिस होगी तो उसमें कार्बन फिक्सेशन का रेट रिड्यूस हो जाएगा सैलिनिटी स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी अंदर एंटर नहीं हो पा रहा, पानी अंदर एंटर नहीं होगा और कार्बन की फिक्सेशन भी नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं, पहले सबसे पहले स्टोमेटर क्लोजर कि जो हम बात कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है, ये हम बात करें इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वो क्यों कम हो जाता है, उसमें सबसे पहले बात है स्टोमेटल क्लोजर। फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन इज जनरली फाउंड पार्शियली ड्यू टू consequence of stomatal closure, although the extent to which photosynthesis is limited during salt stress। क्लियर। हम कह रहे हैं कि कार्बन फिक्सेशन नहीं हो रही, कार्बन फिक्सेशन नहीं हो रही, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अंदर एंटर नहीं हो पा रही, तो फिक्स नहीं हो रही ना। तो अंदर एंटर क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि स्टोमेटर क्लोजर है। ठीक है, बात हम डिस्कस की थी, जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियसली CO2 अंदर ही नहीं आएगा। और हमने पहले जो रिएक्शन देखा है फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्या बताया हुआ है, वाटर प्लस CO2 प्लस लाइट। तो जब वहाँ पे CO2 ही अंदर नहीं आ रही, स्टोमेटा ही क्लोज है, तो कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। क्लियर। ये देखिए, दो तरह से स्टोमेटल क्लोजर है। एक पैसिव है, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं चीज़ें। पैसिव में क्या होता है कि पानी बाहर मूव कर जाता है, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो, बाहर लो कंसनट्रेशन, तो पानी बाहर मूव कर जाता है आराम से। तो ये जो आपको गार्ड सेल नज़र आ रहे हैं, ये गार्ड सेल्स जो हैं, ये वाले गार्ड सेल्स, ये फ्लैसिड हो जाते हैं, ठीक है, और जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो टर्जिड हैं तो अलहदा हुए हैं, इस साइड को मूव किया हुआ है, एक ने इस साइड को मूव किया हुआ है। लेकिन जैसे ही ये क्या हो जाएंगे, पानी बाहर को मूव करता जाएगा, तो ये बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएंगे और साथ साथ मिल जाएंगे। और ये एक्चुअली ये गार्ड सेल्स होते हैं, दिस इज टोमेटा। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, ये जो है फ्लैसिड हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे, दिस इज़ एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये जो नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जो सॉरी पैसिव है, जो नॉर्मल प्रोसेस है। एक्टिव क्या होता है, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के यूज़ के साथ स्टोमेटा को क्लोज कराया जा रहा है सैलिनिटी स्ट्रेस के अंदर। और वो किस तरह से कराया जा रहा है, देखिए यहाँ पे रॉस स्पीशीज़ भी है, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी है, एक्सेस आयन एक्यूमुलेशन भी है। देखिए पोटेशियम को बाहर निकाला जा रहा है, कहीं अंदर जाया जा रहा है, क्लोराइड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एब्सिसिक एसिड भी यहाँ बहुत मिकदार में आ गया है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, एक्टिव स्टोमेटल क्लोजर होती है। पैसिव ने तो क्या होना है, नॉर्मल पानी ने बाहर मूव करना है, इसने फ्लैसिड हो जाना है, बंद हो जाना है। लेकिन एक्टिव में जो ज़बरदस्ती इसको कराया जा रहा है फिजियोलॉजिकल ड्राउट की वजह से, क्योंकि वहाँ तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए उसको बाहर मूव कराया जा रहा है, उसको स्मेटा को क्लोज कराया जा रहा है। तो उसमें ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी कैल्शियम वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से स्टोमेटा को वो क्या कर देंगे, क्लोज। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, CO2 अंदर नहीं आएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। रिड्यूस CO2 अपटेक, CO2 का रिड्यूस अपटेक, पहले तो स्टोमेटा क्लोजर है। रिड्यूस CO2 का अपटेक क्यों होता है, ड्यू टू रिड्यूस लीफ ग्रोथ। ऑब्वियसली लीफ की ग्रोथ भी तो नहीं हो पा रही, ग्रोथ नहीं हो पा रही तो लीफ का साइज छोटा होगा, जितना लीफ का साइज छोटा होगा उतना स्टोमेटा का नंबर कम होगा और उतना ही रिड्यूस अपटेक ऑफ CO2 होगा।
क्लोरोप्लास्ट डैमेज में क्या आता है? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू NaCl इंड्यूस्ड श्रिंकेज एंड इवन कंप्लीट डिस्टॉर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन बोथ हेलोफाइट्स और ग्लाइकोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ग्लाइकोफाइट जो सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होते। इन दोनों प्लांट्स के अंदर अगर बहुत देर तक NaCl प्रेजेंट रहे प्लांट के अंदर, या प्लांट को अवेलेबल हो, तो क्या हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट की डिस्टॉर्शन हो जाती है और वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, अगर किसी भी प्लांट के पास बहुत ज़्यादा मकदार में NaCl प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मकदार में और बहुत ज़्यादा देर तक, टाइम भी और उसकी क्वांटिटी भी दोनों ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट और बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन और ये उसकी एनाटमी है। आपको पता है किस तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक्ट करता है। ये लीफ है, ये इसकी लीफ एनाटमी है। ये आगे से क्लोरोप्लास्ट ग्रैना और ये इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रिड्यूस इंजाइमेटिक एक्टिविटी, रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ एंजाइम अंडर सेलेन स्ट्रेस। जितने भी इंजाइम चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, फिर राइबोसोम्स एक्टिविटी के लिए, एंडोप्लाज्मिक एक्टिविटी के लिए, मतलब जितने भी प्लांट को इंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो उनकी सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है सेलेन स्ट्रेस के अंदर। जैसे हमने पहले बात किया है कि NaCl अगर ज़्यादा रहे तो क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाता है। इस तरह अगर सॉल्ट स्ट्रेस ज़्यादा हो तो बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो नहीं बनते, क्योंकि उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती। रिड्यूस सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेटाबोलाइट्स, जो एसेंशियल मेटाबोलाइट्स हैं जैसे टर्पीन्स हैं, फिनोलिक्स हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। ये टर्पीन्स हैं, ये फिनोलिक्स हैं, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इनके अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स के अंदर क्या आता है? फिनाइल प्रोपेनॉइड्स आ जाते हैं, फ्लेवेनॉइड्स आ जाते हैं, अल्कोलाइड्स आ जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं, ग्लाइकोसिनोलेट्स आ जाते हैं, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आ जाते हैं। ये जो सारे के सारे एसेंशियल मेटाबोलाइट्स हैं, ये भी क्या हो जाते हैं? इनका भी ये भी डिक्रीज कर जाते हैं रेशो के अंदर। दिस शुड बी मीडिएटेड बाय डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ईदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रूट्स टू द शूट, के रूट से शूट तक वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे जिनकी वजह से ये मेटाबोलाइट्स बनते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है? इनकी भी सप्लाई में रिडक्शन आ जाती है। ठीक है, जैसे इंजाइम एक्टिविटी लो हो गई है। ठीक है, सबसे पहले रीडायरेक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबॉलिज्म सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म भी नहीं बनेंगे। जो कौन से होते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म? टर्पीन्स, फिनोलिक्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स। प्लांट मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स इन्वॉल्व डायरेक्टली इन ग्रोथ, जो डायरेक्टली किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? ग्रोथ के अंदर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये कौन कौन से होते हैं? एल्कलाइड्स, फिनोलिक्स, स्टीरोल्स, स्टीरॉयड्स, एसेंशियल ऑयल्स, लिग्निन्स। ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? डिफेंस पर्पस के लिए। क्लियर? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ग्रोथ के लिए और सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिफेंस पर्पस के लिए। Effect of salinity on biochemical pathways adversely affect the activity of enzyme of the glycolytic pathways। मतलब जितने भी glycolytic pathways हैं, ऑब्वियसली हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंजाइम्स नहीं बनते। इंजाइम्स नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली जो पाथवे हैं, जैसे कि हम ग्लाइकोलिसिस कह लेते हैं, क्रेब्स साइकिल कह लेते हैं, ये सारे के सारे रिएक्शंस में बहुत सारे इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। डिहाइड्रोजनेज, काइनेज, एडिनलेज, आपको पता, आपने पढ़ा हुआ है इन सब चीज़ों को। तो जब ये इंजाइम्स बनेंगे तो ये पाथवे भी प्रोसीड नहीं होंगे। इफेक्ट फॉस्फोराइलेशन एंड ATP ADP रेशियो इन द रूट शूट एंड रिड्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली जब ये पाथवे नहीं बन रहे तो ATP भी नहीं बनेगी। ATP ADP में चेंज नहीं होगी तो हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी, तो एनर्जी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंटरफेयर विद प्रोटीन सिंथेसिस, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें किसको इंटरफेयर करने लग जाएगी? प्रोटीन की सिंथेसिस को। रिड्यूस साइटोकाइनिन प्रोडक्शन बाय रूट्स, रूट्स जो साइटोकाइनिन बना रहा है, साइटोकाइनिन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन है। रूट्स में साइटोकाइनिन बनता है, वहाँ पे जब रूट्स को एनर्जी नहीं मिल रही, लीफ ने एनर्जी बनाकर रूट्स को ट्रांसफ़र करनी है, लेकिन लीव्स तो अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो स्टोमेटल क्लोजर की वजह से, लो CO2 फिक्सेशन की वजह से, लो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से लीव्स की परफॉर्मेंस हो ही नहीं पा रही।
लीव्स की परफॉर्मेंस नहीं होगी, प्रोटीन्स नहीं बनेगी, रूट्स तक एनर्जी नहीं जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन भी स्लो हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक ये टॉपिक है, ये टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ, कल के लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।